नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शिरकत की है। मुख्यमंत्री योगी ने इस अवसर पर कई नए कार्यक्रम का उद्घाटन किया है और संस्थान की प्रगति को ऐतिहासिक बताया, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि ये संस्थान जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता और प्रगति का अद्वितीय उदाहरण है। उन्होंने याद दिलाया कि जिस संस्थान की शुरुआत केवल 20 बिस्तरों से हुई थी, वह आज बढ़कर 1375 बिस्तरों तक पहुंच चुका है। सीएम योगी ने कहा कि ये उपलब्धि उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे की मजबूती, मरीजों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि लोहिया संस्थान ने न केवल मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, बल्कि लगातार चिकित्सक शिक्षा और शोध के क्षेत्र में भी अपनी पहचान बनाई है। संस्थान के छात्र छात्राएं और उपस्थित अन्य बहनों और भाइयों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान को इस 5वां स्थापना दिवस कार्यक्रम के अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से और प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से भी मैं हृदय से बधाई देता हूं। आयुर्विज्ञान संस्थान के रूप में आपकी ये 5 वर्षों की यात्रा है, लेकिन एक संस्थान के रूप में जब इसका बीज रोपा गया था, वह संस्थान को 19 वर्ष हुए। उन्नीस वर्ष में कोई 20 बेड का एक हॉस्पिटल इतनी तेजी के साथ 1375 बेड का एक बेहतरीन संस्थान के रूप में नाम दर्ज करे और स्टेट ऑफ द आर्ट के रूप में अपना नाम दर्ज कराने के लिए उत्सुक दिखाई दे रहा है, यह बिरला ही अवसर देखने को मिलता है। अक्सर होता है हमारे जीवन की 3 स्थितियां होती हैं। एक प्रवृत्ति होती है, एक विकृति होती है और एक संस्कृति होती है। बीच का यथारूप रहना वो उसकी प्रवृत्ति है। जैसे मनुष्य है, वह परिवर्तन तो चाहता है, लेकिन परिवर्तन करने के लिए अपने आप को तैयार करने में हिचकता है। यथास्थितिवादी जिसे आप कह सकते हैं, वे कोई परिवर्तन नहीं ला सकते, कोई नयापन नहीं ला सकते। एक होता है व्यक्ति ने निर्णय लिए और निर्णय व्यापक जनहित में है, राष्ट्रहित में है। वह होता है बीज का वृक्ष बन जाना। यही संस्कृति है। लेकिन बीज जब किन्हीं कारणों से सड़ जाता है, गल जाता है, जब हम अपने कार्यों से किसी संस्था या संस्थान को उसकी गति को अधोगति की तरफ लेके जाते हैं, उसका पतन करते हैं, हमारी किसी कार्य पद्धति के कारण जब संस्थान लगातार गिरावट की तरफ जाता है, तो यही वास्तव में विकृति होती है। और इस मायने में मैं कह सकता हूं कि संस्कृति का एक बेहतरीन उदाहरण राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान ने प्रस्तुत किया है कि 20 बेड से बढ़कर के 1375 बेड का, और आज अनेक कार्यक्रमों का, अनेक ऐसे उपलब्धियों के लोकार्पण और
भावी योजनाओं के शिलान्यास के लिए भी हम इस 5वां स्थापना दिवस कार्यक्रम के साथ यहां पर जुड़े हैं। मैं सबसे पहले इन सभी उपलब्धियों के लिए आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं और भविष्य के लिए अपनी मंगलमय शुभकामनाएं भी संस्थान के प्रति व्यक्त करता हूं। ये जीवन की स्थिति तो वैसी ही है, किसी का इंतजार नहीं करता है। हमें काल की गति से 2 कदम आगे चलने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। जो व्यक्ति, समाज या देश काल की उस गति को पहचान नहीं पाता है, वह काल की चपेट में स्वयं आ जाता है। क्योंकि काल की गति तो वही है जिसके बारे में डॉक्टर श्याम नारायण पांडे ने कहा था कि ये महाकाल का आसन है, इस पर न किसी का शासन है। यानी काल की गति पर किसी का शासन नहीं होता है। कोई ये मान करके चले कि मैं समय की गति को अवरुद्ध कर दूंगा, ये उसकी गलत फहमी होगी। हमें उससे 2 कदम आगे चलने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। अगर हम चलेंगे तो प्रगति करेंगे। अगर हम नहीं चल पा रहे हैं, हम अपने को केवल समय के अनुरूप लेके जा रहे हैं, तो फिर हमें यथास्थितिवादी के रूप में लोग मानेंगे। हम कब आए कब गए किसी को पता नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे कारण संस्थान को नुकसान हो रहा है तो मान के चलिए कि आने वाली पीढ़ी कभी हमें माफ नहीं करने वाली है, कभी माफ नहीं करने वाली है। और इस मामले में आपके संस्थान ने अच्छी प्रगति इसलिए भी हासिल की है। आयुर्विज्ञान संस्थान 5 वर्ष में, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान 5 वर्ष में प्रदेश के अंदर जो हमारे 3 टॉप के चिकित्सा संस्थान है, जिसमें KGMU 110 वर्ष की अपनी आयु पूरी कर चुका है, तो स्वाभाविक रूप से वह तो आगे रहेगा ही रहेगा। SGPGI वह भी कमोवेश 4 दशक पुराना है, लेकिन आप लोग 5 वर्ष में या 19 वर्ष में एक लंबी छलांग लगा करके प्रदेश के अंदर 25 करोड़ की आबादी में आपने नंबर 3 के स्थान के साथ तीसरे 3 टॉप के जो संस्थान है, टॉप 3 में हम अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। ये चीजें दिखाती हैं कि हमारी दिशा सही है, हमारी लीडरशिप सही है, हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भौतिक चुनौतियां आती हैं, लेकिन टीम वर्क होता है, कार्य करने का जज्बा होता है, तो वह लोगों के मन में एक नई उत्साह का संचार करता है। आपके लिए यह अवसर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संस्थान एक ऐसे स्थान पर स्थित है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का मुहाना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का हर पेशेंट सबसे पहले RML में आता है, सबसे पहले यहीं पे आता है, फिर यहां से KGMU या SGPGI की तरफ फिर वह रुख करता है। और सबसे घनी आबादी पूर्वी उत्तर प्रदेश की, बिहार की, नेपाल की, ये सभी स्थितियां यहां के लिए आती हैं, इस ओर मुड़ती हैं। उन स्थितियों में अगर हम लोगों ने अपने आप को अपडेट नहीं किया,
हम उसके अनुरूप अपने आप को तैयार नहीं करेंगे तो आज जो एक व्यक्ति, एक पेशेंट का परिजन, एक मरीज का परिजन बड़े विश्वास के साथ आता है और विश्वास के साथ आने के बाद अगर कहीं पे उसकी भावनाओं को ठेस लगेगा तो वह फिर धीरे धीरे करके उसके मन में आएगा, देखो साहब कुछ नहीं होता, और फिर वह यहां से विमुख होकर के दूसरी तरफ रुख करेगा। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि लखनऊ के इन 3 संस्थानों ने लगातार सम और विषम परिस्थितियों में कार्य करते हुए आज उत्तर प्रदेश के अंदर चिकित्सा स्वास्थ्य के लिए भी और चिकित्सा शिक्षा के लिए भी कुछ मानक तैयार किए हैं, मानक गढ़े हैं। मुझे याद है जब इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना आया था, कोरोना के दौरान मैं देख रहा था, मुझे उस समय अक्सर इस बात को मैं अनुभव करता था कि उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक रूप से हम लोग तैयार नहीं थे कोरोना जैसी महामारी को सामना करना पड़े, क्योंकि हमारी पीढ़ी ने पहली बार इस प्रकार की महामारी को देखा था। जिस समय कोरोना का पहला पेशेंट आया था हमारे पास, कोविड की जांच करने के लिए कोई भी अन्य सुविधा नहीं थी, कोई लैब्स नहीं थी। हमने पहला पेशेंट जब आगरा में और नोएडा में देखने को मिला तो हम लोगों ने उनके सैंपल जांच करने के लिए सफदरजंग और एम्स दिल्ली में भेजे थे। NIV पुणे को भेजा था और धीरे धीरे करके हमने यहां विकसित करने प्रारंभ किए। पहले कम से कम यहां पे सैंपल कलेक्ट करके उनकी जांच करना प्रारंभ कर लें, फिर देखें यहाँ सुविधाएं क्या चाहिए। हम लोगों ने जब देखा था 36 जनपद ऐसे थे जिन जनपदों में ICU का एक भी बेड नहीं था, एक भी नहीं था, ट्रेन्ड मैन पावर नहीं थी। कैसे होना है? और उस समय उत्तर प्रदेश ने कुछ मॉडल भी गढ़े। वर्चुअल ICU भी चल सकता है और इन 3 संस्थानों ने सफलतापूर्वक चलाया था। SGPGI, KGMU और RML ने जो प्रदेश के सभी 75 जनपदों में वर्चुअल ICU के माध्यम से मरीज को इसके बारे में वहां पर मरीज को बेहतर राहत देने, जो लोग वहां पर ट्रेन्ड मैन पावर हमने यहां से भेजा था, जो मास्टर ट्रेनर यहां पे ट्रेनिंग लिए थे, उन लोगों ने वहां पर जाकर के कार्य किया और अगर कोई समस्या आती थी तो प्रतिदिन सायंकाल ये तीनों संस्थान एक साथ उन संस्थानों के साथ, उन मेडिकल कॉलेजेस के साथ या कोविड हॉस्पिटल्स के साथ जुड़ते थे और वहां पर उनको गाइड करते थे। कोई समस्या होती थी तो फिजिकली वहां पहुंच करके उनको मार्गदर्शन करती थी। हमारा मॉडल सफलतापूर्वक आगे बढ़ा था। यानी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अगर एक महामारी को मात दी जा सकती है तो कोई कारण नहीं कि हॉस्पिटल और बड़े बड़े संस्थान के अंदर जो भीड़ है, इस भीड़ को हम टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करके रोक न सकते हो, कर सकते हैं। टेली कंसल्टेशन की सुविधा दूर दराज के क्षेत्रों में, PSC में, CSC में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उपलब्ध करवा करके पेशेंट की स्क्रीनिंग के कार्य को हम उस स्टेज पे भी पूरी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें तकनीक का उपयोग करना पड़ेगा, इसके लिए हमें स्वयं भी अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, आज जब हम लोग स्वास्थ्य की बात करते हैं, मैं भी आपकी एनुअल रिपोर्ट देख रहा था और मुझे अच्छा लगा। एनुअल रिपोर्ट
है काफी मोटी, वो साल भर की आपने बनाई है, हर एक इवेंट को उसमें आपने इकट्ठा करके रख दिया, लेकिन आपने शुरुआत की है कि दुनिया को पहला सर्जन किसी ने दिया है तो भारत ने दिया था सुश्रुत के रूप में। हम सुश्रुत को भूल गए। आपने उसमें आयुर्वेद के जनक चरक का भी उल्लेख किया है। अच्छा है, चरक और सुश्रुत ये भारत की देन है दुनिया के लोगों की आरोग्यता के लिए। अनेक ऐसे वैद्य, ऐसे चिकित्सक, ऐसे सर्जन भारत ने दुनिया को दिए जो समय के अनुरूप हम उस गति को बनाए नहीं रख पाए। हमारे ही ज्ञान को और हमारी ही विरासत को लोगों ने अडॉप्ट करके आज हमको ही अपना पिछलग्गू बना दिया है। कारण है केस स्टडी के रूप में हम लोग अपने यहां किसी भी कार्यक्रम को लेने में संकोच करते हैं। आपके पास जितने नंबर ऑफ पेशेंट हैं, अगर आप इन सब पे लिखने की आदत डालना प्रारंभ करेंगे, उनके लक्षणों के आधार पर, उनकी परिस्थितियों के आधार पर बहुत अच्छी केस स्टडी आपकी तैयार हो सकती है। और आप बता सकते हैं उन क्षेत्रों में कहां, किन क्षेत्रों में कौन सी बीमारी कब होती है, उसके उपचार के लिए, वहां पे बचाव के लिए क्या उपाय हो सकते हैं। तो स्क्रीनिंग की एक प्रक्रिया वहां पर भी आपके माध्यम से, उस केस स्टडी के माध्यम से भी आप दे सकते हैं। अरे मानवता के कल्याण का मार्ग बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ सकता है। मैं इस बात को इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि मैं स्वयं पूर्वी उत्तर प्रदेश के उस क्षेत्र से आता हूं जिसके लिए यह सीजन 15 जुलाई से लेकर 15 नवंबर तक का जो सीजन होता था, यह उनके लिए अत्यंत भयावह होता था। हर मां, हर परिवार का अभिभावक अपने नवजात शिशु के जीवन के लिए चिंतित रहती थी। पता नहीं किसके घर में यह बीमारी आ जाए, कौन बच्चा इसकी चपेट में आ जाए। पूर्वी उत्तर प्रदेश ने 40 वर्षों में 50,000 से अधिक बच्चों को खोया है इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी के कारण। 1977 से लेकर 2017 तक यह बीमारी आती थी। वहां का नवजात शिशु, वहां के बालक इसकी चपेट में आते थे। न शासन की कान में जूं रेंगता था और न ही प्रशासन को इन सब के बारे में किसी प्रकार की कोई चिंता होती थी। लोग आते थे, चेहरे पर उनकी कोई मुस्कान नहीं होती थी, बुझा हुआ चेहरा। लोगों के मन में एक भय होती थी, एक आशंका होती थी, पता नहीं क्या हो जाए। और उनको आने में इतनी देर लगती थी कि वे भी जानते थे परिणाम क्या होने वाला है। या तो बच्चे से हाथ धोना पड़ेगा, और अगर किसी कारण से डॉक्टरों ने बड़ी कृपा कर ली, बच्चा बच भी गया, तो ये बच्चा दिव्यांग होगा, जीवन भर के लिए समस्या बनेगा। यह स्थिति होती थी। और मुझे इस बारे में संतुष्टि होती है कि जब टीम वर्क ने काम करना प्रारंभ किया, हम लोगों ने लक्षण को देखे, केस स्टडी करवाई, क्या कारण है, ढूंढो भाई, इसके बारे में काम करो। और अगले सत्र में, अगले 3 वर्ष के अंदर, तीसरे वर्ष में हम लोगों ने इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह समाप्त कर दिया। आज जब मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाता हूं, आज जब मैं उन क्षेत्रों में जाता हूं, तो मुझे एक बात की संतुष्टि होती है। मैं पूछता हूं क्या स्थिति है इंसेफ्लाइटिस की, तो मुझे संस्थान से भी जानकारी मिलती है, पब्लिक से भी जानकारी मिलती है कि बीमारी नहीं है, बीमारी समाप्त।
ये अन्य क्षेत्रों में भी हो सकता है, अन्य मामलों में भी हम कर सकते हैं। हमने सावधानी बरती, स्वास्थ्य केंद्रों को भी ठीक किया, मेडिकल कॉलेजेस को भी ठीक किए। महिला और बाल विकास विभाग ने भी पोषाहार के कार्यक्रमों को बेहतरीन किया। स्वच्छता के कार्यक्रम को हम लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारने का काम किया। पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाई। लोगों को इन सभी कार्यक्रमों के साथ जोड़ने का परिणाम क्या रहा कि जो सीजन लोगों के लिए भय और दहशत भरा होता था, आज वहां पे उत्साह और उमंग का होता है। अच्छी बारिश हो रही है, लोगों की खेतों में फसल लहलहा रही है, बीमारी का कोई भय नहीं, व्यक्ति सावधानी बरतता है और निसंकोच होकर के अपने उज्जवल भविष्य के लिए पूरी तैयारी के साथ आगामी पर्व और त्योहारों के लिए जुटता है। सरकार चाहे तो किसी के चेहरे पर खुशहाली ला सकती है। यह उदाहरण है और उस उदाहरण का केंद्र बिंदु स्वास्थ्य विभाग बना था। नेतृत्व तो स्वास्थ्य विभाग ने दिया था, नोडल विभाग हमने स्वास्थ्य विभाग को बनाया था कि हम सबको इसके लिए तैयार करना है। सभी लोग मिलकर के एक साथ फोकस्ड कार्रवाई हुई। परिणाम क्या था? रिजल्ट हमारे हाथों में था और यह कार्य हम हर एक क्षेत्र में कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगा आज यहां पर संस्थान ने एडवांस्ड न्यूरो साइंसेस सेंटर के भवन का भी और यहां पर अन्य सुविधाओं के कार्यक्रमों का भी लोकार्पण किया है। खासतौर पर जो गामा नाइफ मशीन के बारे में भी, 44 करोड़ की मशीन है। मैं पिछले 5 साल से पीछे पड़ा हूं संस्थान के, तो इस मशीन को ले आओ, आपके पास इसके एक्सपर्ट हैं। इसका लाभ ब्रेन ट्यूमर में और ब्रेन से जुड़ी हुई उन तमाम बीमारियों में उत्तर प्रदेश के लोगों को मिल जाएगा। और मैं धन्यवाद दूंगा, देर आए दुरुस्त आए, ये गामा नाइफ यहाँ पे आने जा रही है और पहला संस्थान बनने जा रहा है इसी आपका आरएमएल, जो गामा नाइफ मशीन को यहाँ पे लेके आ रहा है। इसके साथ ही संस्थान ने भवनों को आपस में जोड़ने के लिए एक यहाँ पे फुट ओवर ब्रिज का भी निर्माण किया, जिसका आज लोकार्पण हो चुका है। एडवांस न्यूरो साइंसेस सेंटर की भी संस्थान के न्यू ब्लॉक के लोकार्पण का कार्यक्रम किया है। लगभग 34.5 करोड़ रुपए की लागत से बना है। कॉन्फ्रेंस हॉल, लेक्चर थिएटर और कैफेटेरिया 10 करोड़ की लागत से, और साथ ही यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो गौर के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के अंतर्गत रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर, ये सभी आपने निर्माण करके और आज इसके लोकार्पण का कार्यक्रम भी संपन्न किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शुक्रवार को लखनऊ में उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुलाकात की है। इस मुलाकात को उत्तराखंड के पूर्व सीएम ने शिष्टाचार भेंट बताया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम योगी से मिले हैं उत्तराखंड के पूर्व सीएम, और यहां पर यह मुलाकात काफ़ी खास मानी गई। सीएम योगी से मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रयागराज में लगातार जल स्तर घटता जा रहा। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी के जलस्तर में कमी आई है। 4 दिनों से कम हो रहा दोनों का जलस्तर। 24 घंटे में पापामाऊ में गंगा का जलस्तर घटा है। पापामाऊ में 34 सेंटीमीटर, छतनाग में 39 सेंटीमीटर की दर्ज की गई है कमी। 24 घंटे में यमुना का नैनी में जलस्तर हुआ है कम। यमुना का नैनी में जलस्तर 42 सेंटीमीटर घटा और खतरे के निशान के नीचे बह रही दोनों नदियां फिलहाल फिर से टला है बाढ़ का खतरा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 24 घंटे में
आपको बताते चले कि नैनी में जलस्तर कम हुआ है। फाफामऊ में 34 सेंटीमीटर, छतनाव में 39 सेंटीमीटर की दर्ज की गई है कमी। खतरे के निशान के नीचे बह रही हैं दोनों नदियां। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी के जलस्तर में कमी देखी गई है। 4 दिनों से लगातार दोनों का जलस्तर कम हो रहा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।